चैप्टर 11। अब आगे। सगाई की शाम। बाहर बैंड की धुनों के साथ साथ कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी, लेकिन भीतर हॉल में कुछ चेहरों की चमक उनके दिलों के हालात से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। शिवांगी स्टेज की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन एक अजीब सी उथल पुथल से घिरा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो इस सगाई को नहीं चाहती थी, खासकर अयांश के साथ तो बिल्कुल नहीं। मगर किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वंश जैसे अचानक उसकी जिंदगी से गायब हुआ था। वो अपने पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गया था। कहाँ हो वंश? एक बार लौट आओ। बस एक बार, दिल के किसी कोने से ये पुकार उठती, लेकिन जवाब सन्नाटा। स्टेज पर पहले आशी और सार्थक एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हॉल तालियों से गूंजता है, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन होता है। यह महज एक रस्म थी, एक समझौता जिसे दोनों ने एक व्यापारिक डील की तरह स्वीकार किया था। सार्थक की नजरें स्थिर थीं, और आशी का दिल पेंडेंट पर टिका था, जो उसकी मां की आखिरी निशानी था, और शायद उस रिश्ते की पहली और आखिरी गर्माहट। अब बारी थी शिवांगी और अयांश की। शिवांगी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ और किसी को ढूंढ रही थी। कहीं कोई तो आए, कोई तो रोके, कोई तो कहे रुक जाओ, ये रिश्ता, ये सगाई भी। अयांश ने रिंग निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर उसकी आंखें रुक गईं, शिवांगी के पीछे खड़ी अपनी असिस्टेंट द्रुति पर। द्रुति का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में तैरती नमी बहुत कुछ कह रही थी। शायद वो भी कहीं ना कहीं अयांश को पसंद करती थी, लेकिन शायद एक बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता सोच कुछ नहीं कह पाती। रिंग एक्सचेंज हो गया, तालियां बजी, तस्वीरें खींची, और मंच के चारों ओर चमकते लाइट्स की चकाचौंध में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन इन चेहरों की मुस्कानें बस नकली मुखौटे थी, जो उनके टूटते रिश्तों को ढंकने की कोशिश कर रही थी। यह कोई जश्न नहीं था, यह उन अधूरी कहानियों की रस्म थी जो पूरी तो हो गई, मगर जीते जी मर चुकी थी। हल्दी का दिन। गोयल मेंशन की आज सुबह कुछ अलग ही थी। पूरे घर को हल्दी और गुलाब की मादक खुशबू ने अपनी बाहों में ले रखा था। हर कोना पीले और सफेद फूलों से सजा था, जैसे हर कली, हर बेल खुशी में झूम रही हो। गार्डन के बीचों बीच सजे एक झूले पर, सफेद नेट से ढकी छतरी के नीचे आशी के लिए एक खास सोफा रखा गया था। उसके सामने रखी एक छोटी सी सुंदर मेज पर चांदी की कटोरी में पीली हल्दी चमक रही थी, मानो सूरज की किरणों को किसी ने छूकर रख दिया हो। घर की औरतें, रिश्तेदार और करीबी दोस्त गार्डन में जमा हो चुकी थीं। कहीं ढोलक की धीमी थाप थी, कहीं हंसी ठिठोली। माहौल पूरी तरह शगुनों से भरा था, फिर भी कहीं किसी के दिल में एक कोना थोड़ा भारी था, और वो कोना था आशी का। कमरे में, आशी अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसने नींबू रंग का प्रिंटेड पिंक फूलों वाला हल्का लहंगा पहना था, साथ में गुलाबी दुपट्टा और स्लीवलेस क्रॉप ब्लाउज। चेहरे पर हल्की सी बेस मेकअप की परत, लेकिन आंखों में कुछ थमी हुई सी बेचैनी। बाजुओं पर कुछ पुराने जलने के निशान अब भी साफ दिख रहे थे। माँ, आपने जानते हुए भी इस ब्लाउज में स्लीव्स क्यों नहीं लगवाए? आशी की आवाज धीमी थी लेकिन भावों से भरी। सुनैना, जो तभी कमरे में आई थी, आशी के पास आकर धीरे से उसके कंधों को थाम लेती हैं। उन्होंने आशी को बेड पर बिठाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से बोली, क्योंकि बेटा, अब इन निशानों को छुपाना बंद करना होगा। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी जीत की कहानी है। जो तुमने सहा, सहकर जो बनी, उस पर गर्व करो। आशी की आंखें भर आईं। उसने माँ के गले लगकर धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी माँ, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, पर अब वक्त है कि तुम खुद को पूरा अपनाओ। हर हिस्से को, हर कहानी को, हर निशान को। बाहर गार्डन में, जैसे ही आशी गार्डन में आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसकी चाल में शालीनता थी, और चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती। कुछ मेहमानों ने उसके हाथ में पड़े निशानों को भी देखा, लेकिन आज किसी में कोई फुसफुसाहट नहीं थी, शायद आशी की आंखों की चमक ने सबको चुप करा दिया था। सुनैना ने सबसे पहले हल्दी की कटोरी उठाए और अपनी बेटी के माथे पर हल्दी लगाई। शगुन की पीली रेखा है ये, मेरी बेटी की नई जिंदगी की पहली लकीर। इसके बाद एक एक करके सब रिश्तेदार आए। किसी ने गालों पर हल्दी लगाई, किसी ने हाथों पर। हर कोई अपने अपने ढंग से आशी को आशीर्वाद दे रहा था। हल्की हल्की हंसी, कुछ चुटकुले, ढोलक की थाप के साथ माहौल पूरी तरह खुशनुमा हो गया। सार्थक का नजरों से छुपा कोना, थोड़ी दूर खड़ा सार्थक, इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ उलझनें थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शादी, जो बस एक बिजनेस डील होनी थी, इतनी भावनाओं से भर जाएगी।
ना चाहते हुए भी उसे आशी की ओर एक खिंचाव महसूस हो रहा था। आशी की आंखें उसे उसके पहले प्यार की याद दिलाती थी। उसकी जेब में अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जो उसने सगाई से पहले आशी को दिए थे। पर अब वो पेपर्स उसे खुद अजीब लगने लगे थे। आशी की सादगी, उसका आत्मसम्मान, उसकी सच्चाई कहीं न कहीं सार्थक को हिला रहे थे। निम्मी आशी की एकमात्र कॉलेज दोस्त, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। हल्दी के बाद आशी को जब सभी ने आराम करने को कहा, तो निम्मी उसके पास आकर बैठी। तू सच में बहुत स्ट्रांग है, आशी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तेरी जगह होती तो ऐसा सामना कर पाती या नहीं। आशी हल्का मुस्कुराई, शायद तेरे जैसे लोगों ने ही मुझे स्ट्रांग बनाया है निम्मी। और वो लहंगा सच में बहुत ही सुंदर था। किसने भेजा था वैसे? निम्मी ने आंख मारते हुए पूछा। आशी मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस हल्दी लगी हथेलियों से अपने गले के पेंडेंट को हल्के से छुआ, वो और एस वाला खास पेंडेंट। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैर गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। पीछे से आर वी की हल्की परछाई, कोने में खड़ा आर वी भी सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो गर्व, वो जानता था कि आशी ने बहुत कुछ सहा है, और अब वो उसकी जिंदगी को किसी भी तरह बर्बाद नहीं होने देगा। फिर चाहे उसे पर्दे के पीछे रहकर आशी की हर तकलीफ का हिसाब लेना पड़े। हल्दी के बाद की थकावट और शांति। हल्दी का कार्यक्रम खत्म होते होते शाम ढल चुकी थी। आशी को कमरे में ले जाकर आराम करने को कहा गया। सुने ना, निम्मी और बाकी घरवाले बाकी तैयारियों में लग गए। कमरे में अकेली बैठी आशी ने आईने में खुद को देखा। गालों पर अब भी हल्दी की पीलापन था, लेकिन वो चेहरा अब थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतरा हो। उसने पेंडेंट को फिर से छुआ और खुद से कहा, शायद अब वक्त है कि मैं खुद को फिर से जीना सीखूं। मेहंदी की शाम। गोयल मेंशन की बालकनी से सूरज ढल रहा था। हल्की सी गुलाबी हवा गुनगुना रही थी, जैसे कोई कान में धीमे से कोई राज कह रहा हो। आज गोयल मेंशन के लॉन को रजवाड़ा शैली में सजाया गया था। मोगरे, गुलाब और बेला के फूलों की लहरें लटकती झालरों की तरह मंडप को घेरे हुए थीं। हर कुर्सी पर रेशमी कुशन और मेहंदी लगवाने के लिए अलग से बिठाया गया झूला, जिसमें बैठने का सपना हर लड़की देखती है। आशी ने आज पीले और हरे रंग का लहंगा पहना था, हल्के मिरर वर्क और जरी के साथ। उसके बालों को निम्मी ने ढीली चोटी में पिरोया था, जिसमें बेला के फूल गुथे थे। चेहरे पर बिना ज्यादा मेकअप के भी आशी किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी हथेलियों पर मेहंदी वाली लड़की धीरे धीरे डिजाइन बना रही थी, और उसके कानों में निम्मी फुसफुसा रही थी। तेरा एस कहाँ छुपाऊं? बाएं हाथ की उंगलियों में या दाहिने हथेली के बीचों बीच? आशी मुस्कुराई नहीं, उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं छुपाना कुछ, निम्मी, लेकिन दिखाना भी नहीं है। निम्मी उसे देखती रही, वो सब समझ रही थी। आशी की आंखों में वो भाव थे जिन्हें न शब्द चाहिए होते हैं, न सवाल। चैप्टर 12। अब आगे। उस पार सार्थक अपनी फैमिली के साथ पुरुषों के सेक्शन में था। उन्होंने हरे रंग का कढ़ाईदार कुर्ता पहना था, और पहली बार चेहरे पर मुस्कान थी जो जरा सी भी बनावटी नहीं लग रही थी। सार्थक की मॉम आशी को लगातार सराह रही थी। इतनी सुलझी, इतनी समझदार लड़की है। बेटे, तू भाग्यशाली है। पर सार्थक के दिल में अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने घूम रहे थे। क्या उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बना सही किया था या गलत? उसकी दिल वही उलझ था। कभी वह आशी को दूर से देखता। रंग बिरंगी मस्ती। निम्मी ने पूरे फंक्शन को हाथ में ले लिया था। स्टेज पर डीजे मेहंदी लगा के रखना बजा रहा था। लड़कियां कतारों में बैठकर हाथों पर नाम ढूंढ रही थी। शिवांगी, जो खुद एक उलझन से गुजर रही थी, आज पहली बार खुलकर मुस्कुराई जब निम्मी ने जबरदस्ती उसे डांस फ्लोर पर खींच लिया। उन दोनों ने साथ में गल्ला गुडिया पर धमाल मचाया। अयांश थोड़ी दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, लेकिन उसकी नजर एक बार फिर द्रुति पर गई, जो कैमरे से सब शूट कर रही थी और उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। मेहंदी के फंक्शन के अंत में सब लड़कियां अपने हाथों की रंगत निहार रही थीं। कुछ नाम उभर आए थे, कुछ छुपे हुए थे। आशी की हथेली में बना एस किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद सार्थक ने महसूस किया था। शिवांगी ने अपनी मेहंदी देखी और हल्के से फुसफुसाई, वंश, कहाँ हो तुम? गोयल मेंशन की रात आज सितारों से भी ज्यादा जगमगा रही थी। लॉन को एक विशाल मंडप में बदल दिया गया था, जहां सफेद और सुनहरी फूलों की बेलों से सजे स्तंभों के नीचे अग्निकुंज जल रहा था। हवा में कपूर, गुलाब जल और चंदन की भीनी भीनी खुशबू थी। आशी का आगमन। आशी ने लाल और सुनहरे रंग का बेहद नाजुक लहंगा पहना था। उसकी आंखों में काजल तो था, पर साथ में कई अधूरे सवाल भी।
सुनैना ने उसे काजल का टीका लगाते हुए कहा, आज बस एक बेटी नहीं, एक औरत का जन्म हो रहा है, जो हर दर्द से ऊपर उठेगी। कृत्रिम मुस्कान के साथ आशी मंडप की ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में तूफान था। सार्थक शेरवानी में खूबसूरत तो लग रहा था, मगर उसकी आंखें आज भी किसी वकील की तरह सोच रही थीं। क्या ये रिश्ता सिर्फ नाम का था, या वो वाकई इस लड़की के लिए अपनी दुनिया बदलना चाहता था? जब पंडित ने कहा अकबर कन्या के पास जाए, तो सार्थक ने पहली बार किसी सामाजिक जरूरत से नहीं, बल्कि दिल से कदम बढ़ाया। अपने पास्ट को भूलकर, अपने पहले प्यार को भूलकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हवन कुंड की आग की ओर जैसे ही आशी ने देखा, उसका डर अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर जगह बना रही थी। ये देख सुनैना साहिल आशी के करीब आने को हुए। उससे पहले ही सार्थक ने आशी का हाथ टाइटली थामकर उसकी ओर शांत रहने का इशारा किया। आशी की नजरें सार्थक की नजरों से जा मिली। सार्थक उसका हमसफर ही नहीं, उसके दर्द भी साथ बांटने को तैयार था। इसके डर को हारने में उसके साथ था। आशी ने फिर एक बार भी इस हवन कुंडली आग की ओर नहीं देखा। फेरे शुरू हुए, और साथ ही कई दिलों की कस्में भी। फाया पहला फेरा, धर्म के साथ चलने की प्रतिज्ञा। सार्थक ने धीरे से आशी का हाथ थामा। आशी चौंकी नहीं, पर उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी। उसने मन में कहा, काश ये सिर्फ धर्म नहीं, विश्वास की डोर भी होती। फाया दूसरा फेरा, जीवन की रक्षा और आदान प्रदान की कामना। सार्थक ने कहा, मैं तुम्हें कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करूंगा। आशी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ पुराना घुल रहा हो। फाया तीसरा और चौथा फेरा, प्रेम, समर्पण, सम्मान। पंडित मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उन दोनों की आंखों में अलग ही मंत्र चल रहे थे। शब्द नहीं, सिर्फ मौन। सार्थक का हाथ एक बार ढीला हुआ, जैसे छोड़ देना चाहता हो। आशी ने कसकर पकड़ लिया। उस पकड़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक चुप आग्रह था। या तो निभाओ, या छोड़ो, लेकिन अधूरा मत छोड़ो। सार्थक और आशी जब अंतिम फेरे पर पहुंचे, पंडित ने कहा, अब आप दोनों जीवन साथी हुए। पर आशी के कानों में ये शब्द नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच गूंज रही थी। क्या हमने सिर्फ जीवन का साथ लिया है, या एक दर्द का भी साथ निभाना है? क्या मेरी असली पहचान को सार्थक अपना पाएगा? आरवी क्यों चाहते थे ये शादी? सार्थक ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। जब वो आशी की मांग तक पहुंचा, तो उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। शायद ये वो वक्त था जब किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, आत्मा से रिश्ता जुड़ता है। मंगलसूत्र पहनाते समय आशी की पलकों से एक आंसू ढलक गया। सार्थक ने उसे थामा नहीं, पर देखा जरूर। रात का समापन। जब विदाई हुई, आशी चुपचाप कार में बैठ गई। ना कोई रोना, ना कोई नाटक, बस एक शांत विदाई, जिसमें सबसे ज्यादा शोर था। साहिल और सुनैना आशी के जाते ही अपने आंसू नहीं रोक पाए। निम्मी उन दोनों को शांत करवाती है। गोयल मेंशन से निकली आशी अब कपूर हाउस की बहू थी, पर उसके साथ उसका अतीत भी गया था। अंतिम पंक्तियां, ये शादी दो दिलों की नहीं, दो टकराते विचारों की थी। एक ने शादी को डील समझा, दूसरे ने डेस्टिनी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रिश्ता तो अब शुरू होगा, जब दिन बीतेंगे, नकाब उतरेंगे और दिल बोलने लगेंगे। चैप्टर 13। अब आगे। कपूर मेंशन। सार्थक का कमरा। आशी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई थी। कमरा गुलाबी रोशनी से सराबोर था, चारों ओर सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों की महक घुली थी। दीवारों पर टिमटिमाती फेरी लाइट्स, एक कोने में जलते खुशबूदार कैंडल्स, और बीचों बीच बड़े से बेड पर सजे गुलाबी और सफेद फूल। पर आशी की नजर ठहर गई उस दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर। वो तस्वीर सार्थक की थी। मुस्कुराती आंखें, लेकिन उनमें कुछ छुपा हुआ, कुछ अनकहा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीमे कदमों से मिरर के सामने गई। अपने भारी दुल्हन वाले लहंगे को एक किनारे रख वो सामने बैठी। उसके हाथ अभी भी मेहंदी से सजे थे, लेकिन चेहरे पर थकान और उलझन की लकीरें थीं। उसने चुपचाप अपने गहने एक एक कर उतारने शुरू किए, हार, चूड़ियां, कंगन, माथापट्टी, सब कुछ। आखिर में उसने सिर्फ दो चीजें रहने दी, गले में मंगलसूत्र और आरवी का दिया हुआ लॉकेट, जो अब उस लिपे पुते चेहरे की सबसे सच्ची चीज लगती थी। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। सार्थक अंदर आया, हाथ में दो मग थे, शायद ग्रीन टी या कॉफी। पर उसकी नजरें आशी पर अटक गईं। बिना गहनों के, बिना किसी बनावट के, वो आशी को जैसे पहली बार देख रहा था। बहुत थक गई होगी ना? उसने धीरे से कहा। आशी ने सिर हिलाया, शायद, हाँ। सार्थक आगे बढ़ा, मग टेबल पर रखे। उसने आशी के सामने बैठकर कहा, कमरे की सजावट तुम्हें पसंद नहीं आई? आशी ने इधर उधर देखा। सब कुछ बहुत सुंदर है,
पर मैं अभी भी खुद को इस कमरे का हिस्सा नहीं मान पा रही। सार्थक चुप रहा। फिर उसकी नजर आशी के गले में लटके उस लॉकेट पर गई। सार्थक कुछ देर लॉकेट को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी होगी। पर शायद अब मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में भी सच्चा हो। आशी चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल थे, डर भी और एक अधूरा विश्वास भी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी या आज की रात, सार्थक की आवाज में सच्चाई थी, पर जब भी तुम तैयार हो, तब मैं इस रिश्ते को पूरा बनाना चाहता हूँ, अगर तुम भी चाहो तो। मैं अपने पास में बंधना नहीं चाहता। तुम साथ दोगी उन पुरानी यादें को भूलने में। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां नीचे गिर रही थी। आशी ने उसे देखा, पहली बार सच में देखा, और उसे कुछ अपना सा लगा। ठीक है, आशी ने कहा, पर हम दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। मैं भी अपने एक डरावने अतीत से निकलना चाहती हूँ। मुझे भी अपने आग के डर को डराना है। सार्थक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। डील डन, मिसेस कपूर। सुबह की पहली किरण खिड़की के शेव पर्दे से झांक रही थी। आशी की आंखें खुली तो कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। वो पल भर को भूल गई कि अब वो अपने मायके में नहीं है। उसके सामने वो दीवार थी जिस पर सार्थक की तस्वीर लगी थी, और वो खुद एक नए नाम और नए घर की बहू बन चुकी थी। उसने धीमे से खुद को संभाला, बिस्तर से उतरी। अब उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में मेहंदी हल्की पड़ चुकी थी, पर उसका रंग गहरा था। कहते हैं, जितनी गहरी मेहंदी, उतना गहरा प्यार। शायद ये इत्तेफाक नहीं था, शायद कुछ ऐसा था जिससे आशी सार्थक दोनों ही अनजान थे। क्लोजेट रूम की हल्की नीली दीवारों के बीच वो एक पल ठहरा था। आशी शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। गुलाबी सिल्क की साड़ी, गले में हल्का सा मंगलसूत्र, पर उसके चेहरे की झलक में असहजता साफ थी। सुनैना ने हर शादी की रस्म के लिए स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाए थे, ये बात आशी को आज चुभ रही थी। ससुराल का पहला हफ्ता था, और वो अब भी खुद को इस घर में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने खुद ही अपने पल्लू को थोड़ा ऊंचा खींचा, ताकि उसके जले हुए निशान ढक जाएं। वो निशान जो उसके अतीत की पीड़ा की कहानी कहते थे, जो वो हर दिन खुद से छुपाती थी, और आज दूसरों से छिपाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, एक धीमी लेकिन सधी हुई आवाज आई। आशी, कितना टाइम लगेगा? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सार्थक की आवाज में न कोई झुंझलाहट थी, न अधिकार, बस एक साधारण सा आग्रह। आशी ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था सार्थक, हमेशा की तरह काम और कंपोज। उसकी नजर सीधी आशी के चेहरे से होते हुए उसके कंधे पर पड़े पल्लू पर गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने बिना कुछ कहे धीरे से आशी का पल्लू उसके हाथ से नीचे सरका दिया। आशी की सांस अटक गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी डर के लिए तैयार हो। लेकिन उस डर के बदले उसे जो मिला, वो था सार्थक का हाथ, जो उसने बेहद स्नेह से उसके जले हुए हाथ पर रखा और हल्के से ऊपर उठा लिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आशी। उसकी आवाज में न सहानुभूति थी, न दया, बस एक सच्चा अपनापन। मेरी नजरों में तुम जैसी हो, वैसी ही सबसे बेहतर हो। मैं पहले भी यही मानता था, आज भी, और हमेशा मानूंगा। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो। तुम अपने हर डर को हरा सकती हो। आशी ने अपनी भीगी पलकों के पीछे से उसे देखा। उसके शब्द उसके सीने में कुछ पिघला रहे थे। मैंने कहा था ना, हम इस शादी को सिर्फ निभाएंगे नहीं, समझेंगे भी। दिखावे से नहीं, दिल से। हम हमारे दर्द मिलकर बांटेंगे। वो आगे बढ़ा, आशी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा भी हर दर्द, हर निशान, सब अपना रहा हूँ। तुम बस मेरा साथ दो, आशी, बस इतना ही काफी है। आशी की आंखों में अब आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। जैसे किसी ने उसके घावों पर पहली बार मरहम लगाया हो, बिना पूछे, बिना टटोले। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सार्थक, वो फुसफुसाई, पर क्या तुम वाकई मुझे उस तरह देख सकोगे, जैसे कोई एक औरत अपने पूरे स्वाभिमान के साथ देखे जाने की हकदार होती है? सार्थक ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें देख रहा हूँ, आशी, दिल से, और वो नजरिया कभी बदलेगा नहीं। अब तुम मेरी वाइफ हो। इस रिश्ते, इस सच्चाई को मैं दिल से एक्सेप्ट करूंगा। हल्की गुलाबी रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में सजी सादगी, दीवार पर सार्थक की तस्वीर और उसके नीचे खड़ी आशी, एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नया घर। वो पूरी तरह तैयार थी। सिंपल पिंक सिल्क साड़ी, बाल हल्के खुले,
गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर हल्की सी गंभीरता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून। पीछे से सार्थक भी ऑफिस लुक में तैयार हो गया था। नीले शर्ट पर ग्रे कोट और गहरी आंखों में एक शांत दृढ़ता। उसने आशी को देखा और एक पल के लिए जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस एक नजर ने कह दिया, हम साथ हैं। दोनों ने एक साथ दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही नीचे मौजूद कुछ मेहमानों की फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। यही है वो लड़की, कहते हैं बीते समय में कुछ जलने के निशान हैं। पर देखो तो कितनी शालीन और सुंदर लग रही है, पर ये निशान उसकी सुंदरता पर दाग है। आशी ने पल भर को अपना पल्लू थोड़ा और कंधे पर खींच लिया, पर तभी सार्थक ने उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे, बस अपनी ठंडे और दृढ़ आंखों से मेहमानों की तरफ देखा। एक एक फुसफुसाहट जैसे किसी ने काट कर हवा में रोक दी हो। सन्नाटा छा गया। उस एक नजर ने जैसे सबको आईना दिखा दिया, ये मेरी पत्नी है और मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। दोनों ने संयमित मुस्कान के साथ नीचे कदम रखे और सबसे पहले सिद्धि के पास पहुंचे, सार्थक की मम्मी, जो आज पहली बार आशी को बहू के रूप में देख रही थी। आशी ने आगे बढ़कर श्रद्धा से उनके पैर छुए। सार्थक ने भी हल्का झुककर आशीर्वाद लिया। सिद्धि मुस्कुराई, उनके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बल्कि असली अपनापन था। बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। उन्होंने दोनों की बलायां ली, आशी के सिर पर हाथ रखकर बोली। जिंदगी यूं ही साथ कटे, एक दूसरे की ढाल बनकर। आशी की आंखें नम हो गईं। शायद ये पहला सच्चा आशीर्वाद था जिसे सुनकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली। सार्थक और आशी एक हल्की मुस्कान लिए वहां से आगे बढ़ गए। घर के बाकी लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ आंखें परख रही थी, कुछ स्वीकार कर रही थी, और कुछ अब भी चुपचाप अपने अनुमान में उलझी थी। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब आशी अकेली नहीं थी। उसके साथ सार्थक था, एक ऐसा साथी जो सिर्फ नाम का पति नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की रक्षा में खड़ा एक सच्चा हमसफर था। चैप्टर 14। अब आगे। कपूर मेंशन। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हवाओं में फूलों की खुशबू घुली हुई थी, गुलाबी, सफेद और पीले गेंदा गुलाब से सजा हर कोना मानो एक नई शुरुआत का स्वागत कर रहा था। बीच आंगन में शिवांगी पीले नेट के खूबसूरत लहंगे में बैठी थी। सिर पर हल्की सी सफेद चुन्नी रखी थी जो उसके चेहरे की मासूमियत को और भी निखार रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में कोई अनकहा सच। वो मुस्कान जो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए थी, दिल की दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उसके चारों ओर परिवार की खुशियां, हंसी और ढोल की थाप गूंज रही थी, पर शिवांगी की नजरें किसी को खोज रही थी, शायद किसी को जो वहां नहीं था। वंश। भीड़ में से आती एक छवि जैसे सुकून सी थी, आशी। सरसों पीली साड़ी में, बिना किसी मेकअप के, बेहद सादी, मगर उसकी सादगी ही उसकी असली खूबसूरती बन रही थी। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो हर हालात में खड़ा रहता है। सीधी ने सबसे पहले शिवांगी की हल्दी लगाई, प्यार से माथे पर टीका करते हुए बोली, मेरी गुड़िया, अब तू सच में दुल्हन बन गई है। शिवांगी ने एक फीकी सी मुस्कान दी और आंखें झुका ली। फिर सावी आई, फिर सुनैना, और अब बारी थी आशी की। आशी धीरे से पास आए, अपनी हथेली में हल्दी ली और शिवांगी की गालों पर हल्के से लगाई। उसकी नजर शिवांगी की आंखों पर टिकी रही, और तुरंत उसने वो दर्द पढ़ लिया जो बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। वो झुकी और धीरे से शिवांगी का चेहरा अपने हाथों में लिया। शिवांगी, क्या बात है? तुम परेशान सी लग रही हो। क्या हुआ? शिवांगी ने एक पल आशी की आंखों में देखा, वो आंखें उसे झूठ बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। मगर वो मुस्कुराए और दर्द को निगलते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। उसके शब्दों में एक वजन था, जैसे सिर्फ घर या माँ बाप नहीं, बल्कि कुछ और भी पीछे छूट रहा हो। कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। आशी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर बोली, कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी कुछ छूट जाता है शिवांगी। लेकिन याद रखना, सच्चाई से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही सुकून मिलता है। शिवांगी की आंखें नम हो गईं, पर वो उन्हें पोंछते हुए मुस्कुराए, क्योंकि फिलहाल सबके सामने मुस्कुराना ही उसकी मजबूरी थी। पास ही सिद्धि, सावी और बाकी महिलाएं ढोल की थाप पर ताली बजा रही थीं। मस्ती, गीत और हल्दी की हल्की छींटें माहौल को रंगों से भर रही थी, लेकिन शिवांगी का मन कहीं दूर था, उस एक नाम के साथ, जो इस पूरे जश्न में कहीं नहीं था, वंश। रात के गहराते सन्नाटे में शिवांगी का कमरा किसी युद्धभूमि सा लग रहा था। उसकी उंगलियां बार बार मोबाइल स्क्रीन पर वंश दिल नाम के कांटेक्ट पर जा रही थी। हर बार कॉल जाती और कट जाती।
उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें छलकने को बेताब थीं। 10 दिन हो गए थे, न कोई जवाब, न कोई खबर। और अब सिर्फ 2 दिन बचे थे उस शादी के लिए, जिसे वो कभी चाहती ही नहीं थी। एक बार फिर उसने कांपते हाथों से कॉल मिलाया, उंगलियों की थरथराहट, दिल की बेचैनी और आंखों की उम्मीद। इस बार उधर से कॉल पिक हो गई। वंश, शिवांगी की आवाज जैसे अपने आप कांप उठी। तुम कहाँ हो वंश? जानते भी हो इन 10 दिनों में क्या हो गया? मैं टूट गई हूँ, मेरी सगाई हो गई, अब 2 दिन में शादी है, और तुम ऐसे गायब हो गए। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वंश की भारी, थकी सी आवाज आई। शिवांगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के चला गया। मैं आज ही होश में आया हूँ। शिवांगी का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें एक पल के लिए भीग गईं। तुम ठीक हो ना? वंश, कुछ करो, प्लीज कुछ करो, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे, मैं टूट जाऊंगी। लेकिन शिवांगी को नहीं पता था कि उस फोन लाइन के दूसरी तरफ एक और सन्नाटा छिपा बैठा था। उधर एक लग्जरी होटल के रूम में वंश बिस्तर पर बैठा था। उसके सीने पर एक लड़की ने सिर टिकाया हुआ था, जिसके बाल बिखरे थे और पीठ नंगे कंधों तक खुली हुई थी। कमरे में गुलाबी रोशनी, शराब की महक और महंगे परफ्यूम का मिला-जुला असर था। वंश की आंखें शिवांगी की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। मोबाइल उसके हाथ में धीरे धीरे ढीला पड़ा, मानो उसकी पकड़ भी उसका साथ छोड़ रही हो। जिस वक्त उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसे पुकार रही थी, उसी वक्त वो किसी और की बाहों में था। उसके हाथ से सोने की मुर्गी जो निकलने वाली थी, उड़ चुकी थी। फोन पर वंश की मधुर आवाज अब भी शिवांगी के कानों में गूंज रही थी। बेबी, तुम एक काम करो, शादी वाले दिन कुछ अपना सामान और पैसे लेकर चुपचाप घर छोड़ दो, हम दोनों देश छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर जाकर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उसकी बातों में वो अपनापन था, या शायद बनावटी अपनापन जिसे एक नादान दिल सच मान बैठा। शिवांगी ने थोड़ी हिचक के बाद हामी भरी। ठीक है वंश, मैं सब छोड़ दूंगी, बस तुम मुझे लेने आ जाना। कॉल कट होते ही वो जैसे एक अलग ही दुनिया में खो गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे उम्मीदों की एक चुप सी चमक थी। उसे लगा शायद उसकी कहानी में हैप्पी एंडिंग अब भी संभव है। उधर होटल रूम के सन्नाटे को धीमी सिसकियों और सांसों की गर्मी ने तोड़ रखा था। वंश के सीने पर सिर टिकाए, एक लड़की अपनी उंगलियों से उसके सीने पर आकृतियां बना रही थी। क्या तुम उस शिवांगी से सच में शादी करोगे? उसकी आवाज में शक नहीं था, बस हंसी थी, एक घृणित मजाक की तरह। वंश ने उसके बिखरे बाल पीछे कर उसके कान में फुसफुसाया। वो मेरे लिए बस एक एटीएम कार्ड है। वो हंसा, कड़वी, बेपरवाह हंसी। उससे मुझे प्यार नहीं, उसके पैसे से है। वो लड़की खुद को छूने तक नहीं देती, और शादी से पहले तो जैसे सब कुछ हराम है उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए पागल हूँ? नहीं बेबी, मैं बस उससे खेल रहा हूँ, जैसे आज तक करता आया हूँ। शादी के बाद उसके पैसे लेकर उसे छोड़ दूंगा, और फिर सिर्फ मैं और तुम। कहते कहते उसने लड़की को अपनी बाहों में भर लिया, उसके होंठों पर झुका, और कमरा फिर से उन्हीं सिसकियों से भर गया। उधर शिवांगी ने अपनी अलमारी खोली। उसमें रखे अपने और वंश के पुराने फोटोज को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो खुद को आईने में देख मुस्कुराई। बस 2 दिन और फिर मैं वंश की हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसे क्या पता, वो वंश की कभी थी ही नहीं। चैप्टर 15। अब आगे। रात का समय था। किचन। आशी अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। सिंपल पिंक कॉटन की साड़ी में वो हल्के से कंधे पर पल्लू रखे खड़ी थी। बालों को पीछे बांधा था, चेहरे पर हल्की झिझक और जिम्मेदारी का तनाव था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? सिद्धि ने नर्म आवाज में पूछा। आशी ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से कहा, नहीं मॉम, मैं कर लूंगी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा, सिद्धि ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। थोड़ा रुककर आशी बोली, क्या आप इलेक्ट्रिक स्टोव अरेंज करवा सकती हैं? उसकी आवाज में आत्मविश्वास भी था और छुपा हुआ डर भी, शायद उसके जलने के पुराने जख्मों का। सिद्धि कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से सर्वेंट की आवाज आई। मैम, डोंट वरी, सार्थक सर के कहने पर पहले ही सब अरेंज कर दिया गया है। आशी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें अनजाने में ही दरवाजे की ओर गईं, जैसे सार्थक को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पर वो वहां नहीं था। डाइनिंग टेबल पर सिद्धि, संयम और सार्थक पहले से बैठे थे। टेबल पर सफेद गुलदस्ते, क्रॉकरी में करीने से रखी प्लेटें, और एक कोना जहां आशी ने धीरे धीरे थाल में खाना सजाया। सार्थक ने सिर उठा उसकी तरफ देखा। वो थकी हुई थी, पर सलीके से मुस्कुरा रही थी। संयम ने पहला निवाला लेते ही खुश होकर कहा, खुशबू तो बहुत शानदार है बेटा, क्या बनाया है?
खीर, आलू टमाटर, पूरी और रायता, आशी ने धीमे से कहा। वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। सिद्धि ने खीर चखते हुए तारीफ की। बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा स्वाद, सुनैना की याद आ गई। सिद्धि और सुनैना कुछ सालों से अक्सर मिलती रहती थी। दोस्ती थी जो अब रिश्तेदारी में भी बदल गई। सार्थक चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन आशी के हर मूवमेंट पर उसकी नजर थी। जब वो खीर परोस रही थी, उसने हल्के से कहा, चीनी परफेक्ट है। सिर्फ इतना कहना ही काफी था। आशी के चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की सी परछाई आई। खाना खत्म हुआ, सबने आशी को आशीर्वाद दिया। सिद्धि ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि इस घर की लक्ष्मी बन चुकी हो। आशी ने मुस्कुराकर झुकते हुए उनके पैर छुए। सार्थक चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। आशी के हाथ अब भी रसोई की हल्दी और घी से महक रहे थे, लेकिन दिल में आज कुछ अलग हल्कापन था। शायद ये रिश्ता धीरे धीरे ही सही, पर कुछ मायने बुन रहा है, उसने मन ही मन सोचा। शिवांगी को खाना खाते नहीं देखा तो आशी ने एक प्लेट में खीर, पूरी और रायता सजाया और धीरे से उसके कमरे की ओर चल पड़ी। शिवांगी का कमरा आधा खुला था। दरवाजे के पार वो फर्श पर बैठे अपने बैग में कपड़े समेट रही थी। हाथों की हरकतें तेज थी लेकिन चेहरा बुझा हुआ। आशी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। शिवांगी, उसकी आवाज धीमी लेकिन स्नेह से भरी थी। शिवांगी एक पल को चौंकी, जैसे किसी चोरी में पकड़ी गई हो। उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने बिना पीछे देखे हल्के से आ जाए कहा। आशी ने कमरे में कदम रखा। नजरें उस खुले बैग पर गईं जिसमें जरूरत से ज्यादा चीजें भरी हुई थी। शादी में 2 दिन बाकी हैं, शांति से बाद में पैक कर लेना, अभी चलो खाना खा लो। आशी ने मुस्कुराकर कहा और हाथ में ली प्लेट टेबल पर रख दी। शिवांगी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो आशी ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। वो उसके पास बैठ गई, उसकी आंखों में झांका और बोली, कुछ है तो अभी बता सकती हो शिवांगी, अभी भी समय है। शिवांगी की आंखें कुछ कहने की कोशिश करती लेकिन होंठ कुछ न बोले। उसने नजरें चुराई और फिर धीरे से कहा, कुछ नहीं है भाभी, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। सब कुछ अचानक सा लग रहा है। आशी ने उसकी बात सुनी और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। डर लगना गलत नहीं है शिवांगी, पर डर को खुद से बड़ा मत बनने देना। कुछ बात है जो तुम्हारे अंदर अटकी हुई है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बहन जैसी हूँ, कह दो। शिवांगी की आंखों के कोने भीगने लगे थे, पर उसने खुद को संभाला। बस थोड़ी सी उलझन है। ना जाने क्यों ये सब ठीक लगकर भी अधूरा सा लगता है। आशी ने उसके हाथ पर हल्की सी थपकी दी। हर लड़की को लगता है ऐसा, पर फर्क तब पड़ता है जब तुम किसी गलत फैसले को दिल से सही ठहराने लगो। तब खुद से धोखा मत देना। शिवांगी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर बाद आशी ने प्लेट उठाए, एक निवाला लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। अब जरा इस खीर का स्वाद बताओ, मैंने आज इस घर में पहली बार बनाई है। शिवांगी ने एक हल्की मुस्कान के साथ निवाला लिया। बहुत स्वाद है भाभी, माँ जैसा स्वाद। उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं। आशी ने उसे गले से लगा लिया। माँ जैसी भाभी हूं ना मैं भी, तो मेरी बात मानो। कोई भी बात हो छुपाना नहीं, जो दिल में मुझे किसी भी पल खुलकर बता सकती हो। चैप्टर 16। अब आगे। रात अब गहरी हो चली थी। शिवांगी के कमरे से लौटकर आशी चुपचाप अपने रूम में आई। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। एक और सोफे पर बैठा सार्थक अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। ब्लूटूथ ईयरफोन कान में था और वो किसी कॉन्फ्रेंस कॉल पर आर्यन से किसी जरूरी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ आर्यन, सुबह तक वो डील क्लोज हो जानी चाहिए, और हाँ, रिसर्च टीम से रिपोर्ट लेते रहना। आशी बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। अंदर जाकर उसने अपने भारी लहंगे को उतारा और हल्का सा नाइट ड्रेस पहन लिया, गुलाबी कॉटन की नाइट गाउन जिसमें वो बेहद शांत और सुकून भरी लग रही थी। वो बाहर आई, बेड के एक कोने पर बैठी और अपने फोन में नव के कुछ मैसेज चेक करने लगी, जहां कुछ अयांश के प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स थी। अयांश के बारे में सोच। आशी हल्के से मुस्कुराए और फोन को साइड टेबल पर रख दिया। उसकी नजर सामने बैठे सार्थक पर गई, अब भी बिजनेस मोड में, प्रोफेशनल, संयमी और बेहद शांत। आशी के मन में एक अजीब सी गर्माहट उठी। उसे याद आया जब उसने किचन में गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव मांगा था, और उससे पहले ही वह सब अरेंज हो चुका था, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई सवाल किए। उसका डर, उसकी तकलीफ किसी ने उसे बिना कहे समझा था। आशी ने एक लंबी सांस ली और सार्थक की ओर देखते हुए मन में सोचा, शायद ये रिश्ता वैसे नहीं शुरू हुआ जैसे सभी का होता है। इसमें कई राज है, मेरा अतीत, मेरा सच, लेकिन क्या ये रिश्ता सफल होगा? वो हल्के से मुस्कुराए। सार्थक की कॉल खत्म हुई।
उसने ईयरफोन हटाकर एक सांस भरी और नजर घुमाकर देखा। आशी की मुस्कुराती आंखें सीधी उसे देख रही थीं। एक पल को दोनों की नजरें टकराईं। क्या हुआ? सार्थक ने उसकी मुस्कुराहट को देखकर पूछा। आशी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाया। कुछ नहीं। फिर धीमे से बोली, आपने किचन में पहले से ही सब अरेंज करवा दिया था, बिना पूछे। थैंक यू। सार्थक उठकर उसके पास आया। उसके पास बैठते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हम इस शादी को निभाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डर, तुम्हारी असहजता सब मेरी जिम्मेदारी है। और ये कोशिश सिर्फ कहने की नहीं, निभाने की होगी। तुम्हारी हार, तुम्हारा डर अब सब मेरा है। उद्धरण चिन्ह। वो आशी की आंखों की गहराई में झांक रहा था, जो उसे एक अपनेपन का एहसास दिलाती थी। आशी की आंखें भर आई पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस रिश्ते की शुरुआत कोई परी कथा जैसी नहीं थी, लेकिन अब उसमें वो सच्चाई थी जो वक्त के साथ गहराई बनती है। लेकिन आशी के मन में सवाल थे। सार्थक पहले इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं थे, किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन वो कौन होगी? तो क्या सार्थक के लिए इतना आसान है पहले प्यार को भुलाना, इस रिश्ते को अपनाना? सार्थक चेंज करके आ बैग की दूसरी साइड लेट जाता है। आशी अभी भी सोच में गुम थी। सार्थक आशी को देख बोला, गुड नाइट, सो जाओ। अगली दिन ओबरॉय मैंशन आज पूरी तरह एक सपने की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूल, झूमर जैसी लटकती झालरें, रोशनी से नहाए खंभे और चारों ओर सजे चेहरे। हर मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कैमरों की फ्लैश, ढोल ताशे की गूंज और एक भव्य शादी का माहौल। लेकिन इन चमकती दीवारों के बीच किसी की कमी थी। शिवांगी। आशी जब उसे लेने ऊपर उसके कमरे में पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर सज धज कर रखा हुआ लहंगा, लेकिन वो खुद वहां नहीं थी। शिवांगी। आशी ने हल्की आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। उसने बालकनी देखी, खाली। वॉशरूम, ड्रेसिंग एरिया, सब कुछ चेक किया। शिवांगी कहीं नहीं थी। आशी के चेहरे पर बेचैनी दौड़ गई। वो फौरन नीचे भागी और सार्थक को खींचते हुए एक कोने में ले गई। शिवांगी गायब है। वो कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर छान डाला। सार्थक का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन, अलर्ट करो सबको। शिवांगी ओबरॉय मेंशन में नहीं है। सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करो और घर के स्टाफ से पूछताछ करो। आर्यन ने सर हिलाया और तुरंत अपने काम पर लग गया। 2 बॉडीगार्ड्स को बाहर की तरफ रवाना किया गया। कपूर और खन्ना फैमिली के बड़े चेहरे अब चिंता में बदल चुके थे। इधर मंडप में बैठा अयांश, रेशमी साफा और सिल्वर बेज शेरवानी पहने बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी का कमरा। सिद्धि ने पास आकर धीरे से आशी से पूछा, क्या हुआ? सभी की सांसें जैसे थम सी गई थीं। आशी के हाथों में कांपता हुआ शिवांगी का लिखा पत्र था। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सॉरी भाई, मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाई, आपने बहुत बार पूछा था, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी। शिवांगी। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिद्धि की आंखों में आंसू आ चुके थे। संयम का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। इस लड़की ने हजारों मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। वो बोले, गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए। अब नीचे क्या जवाब दूंगा मैं उन सबको? सार्थक चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसका माथा झुका हुआ था, जैसे उसे अपनी बहन के फैसले पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तभी आशी ने उस चिट्ठी को मोड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर घूंघट में किसी और को बैठा दिया जाए तो? सभी का सिर एक साथ उसकी ओर मुड़ा। सिद्धि, तुम क्या कह रही हो? आशी। संयम, ये मजाक का समय नहीं है। लेकिन आशी शांत थी। उसकी आंखों में कुछ चल रहा था, एक योजना। उसने धीरे से सार्थक की ओर देखा और अपनी पलकें झपका दी। बस एक झपक, लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ तय हो गया। सार्थक ने जैसे आशी की आंखों में उतरते उस फैसले को पढ़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुईं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। सार्थक आगे बढ़ा, संयम के पास आया और कहा, डैड, अभी इस वक्त हमें अपने मान सम्मान को बचाना है। घूंघट में कौन है ये किसी को नहीं पता। शिवांगी के नाम से शादी हो जाएगी। बाद में हम चीजों को संभाल सकते हैं। सिद्धि धीरे से बोली, लेकिन घूंघट में कौन बैठेगा? आशी बोली, द्रुति अयांश की असिस्टेंट। सिद्धि बोली, वो नहीं मानी तो? आशी कमरे से बाहर जाते हुए बोली, मैं मना लूंगी, बहुत आसानी से। इतना बोल वो नीचे द्रुति के पास चली गई। चैप्टर 17। अब आगे। चैप्टर 17। अब आगे। आशी की आवाज में विनम्रता थी,
लेकिन शब्दों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। प्लीज द्रुति, उसने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर शादी रुक गई, तो खन्ना और कपूर फैमिली वो इस ह्यूमिलिएशन से उबर नहीं पाएंगे। द्रुति की माँ, एक शांत, समझदार महिला, गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी कोई मजाक नहीं होती। क्या तुम वाकई सोचती हो कि बिना दूल्हे की मर्जी के दुल्हन बदल देने से सब ठीक हो जाएगा? इससे पहले कि आशी कुछ कहती, सार्थक बीच में बोला, आंटी, मैं जानता हूँ ये सब अचानक और अनकन्वेंशनल है, लेकिन हम सभी इस वक्त उस एक इंसान की इज्जत बचाना चाहते हैं जो सबसे कमजोर मोड़ पर खड़ा है, आयांश। आशी ने भी समर्थन में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ द्रुति, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन सोचो, अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाती, तो शायद आयांश हमेशा अपने सबसे खास दिन को अपने सबसे बड़े अपमान के तौर पर याद रखेगा। द्रुति की आंखें झुकी, उसकी उंगलियां पल्लू की किनारी को मरोड़ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा, जैसे अपनी उलझन उनके चेहरे पर पड़ना चाहती हो। उसकी माँ ने बस हल्के से सिर हिलाया, न हामी में, न इनकार में, लेकिन यह इशारा था कि निर्णय उसका खुद का होगा। द्रुति ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों की चुप्पी छाई रही, और फिर, ठीक है, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट, मैं तैयार हूँ। एक सन्नाटा सा छा गया, और फिर, थैंक यू। आशी ने आगे बढ़कर द्रुति का हाथ थाम लिया। तुमने जो किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। द्रुति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन एक शर्त है। सभी की नजरें उसकी तरफ उठी। शादी के बाद, आप खुद आयांश को सच्चाई बताओगी, और उससे माफी मांगोगी। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आशी उसकी आंखों में देख बोली, ये वादा है। मैं सच बताऊंगी, और जो फैसला होगा, उसे एक्सेप्ट करूंगी। आशी अपने मन में बोली, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आयांश इस रिश्ते को ना निभाए। उसकी आंखें पढ़नी आती है मुझे। सार्थक ने गहरी सांस ली, तो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मंडप तैयार है, संयम ने मुस्कुराकर कहा, और हमारी दुल्हन भी। अंश ने एक साइड में खड़े होकर था, वो अपने मन में खुद से बोला, भले ही दुल्हन बदली है, पर मेरा काम आसान हो रहा है। मंडप में, द्रुति का दिल फेरे लेते वक्त तेज धड़क रहा था। हर कदम जैसे उसके अंदर हजार सवालों की गूंज थी। क्या वो मुझे पहचान नहीं पाया? क्या उसकी खामोशी में कोई जवाब है? क्या सच में मैं अब उसकी पत्नी बनने जा रही हूँ? उसने सोचा था, शायद ये सब छल है, उसके साथ, आयांश के साथ, सबके साथ। लेकिन क्या ये वाकई छल था, या एक ऐसा फैसला जिसे किस्मत ने आशी के जरिए रचा था? कुछ घंटे पहले, सभी के जाने के बाद, द्रुति अपनी माँ के साथ आशी के रूम में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैम, ये जरूरी है क्या? क्या आयांश जानता है? आशी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, आयांश को सब पता है, और उसने हाँ कहा है। ये सुनते ही द्रुति के हाथ एक पल को ठिठके। क्या? हाँ द्रुति, आशी की आवाज कोमल थी पर निश्चय से भरी। मैंने उससे कहा था, शिवांगी चली गई है, अब हम मंडप खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन घूंघट के पीछे कौन होगा, ये तुम तय करो। और वो, बिना कुछ कहे सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। द्रुति की आंखों से आंसू निकल पड़े। मंडप, वर्तमान में, द्रुति को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। आयांश की खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी। वो सोच रही थी, शायद उसे अब भी यकीन नहीं कि घूंघट के पीछे मैं हूँ। वो सोच रही थी, शायद जब मैं ये घूंघट उठाऊंगी, तब टूट जाएगी ये झूठ की दीवार। लेकिन जब सातवां फेरा पूरा हुआ और पंडित बोले, अब वर वधू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाएं, तो आयांश ने उसके हाथों को थामकर रुकते हुए वो अपने कांपते हाथ आगे कर घूंघट के अंदर से ही द्रुति की मांग में सिंदूर भर देता है। द्रुति की आंख से आंसू लुढ़क गया। आज वो मिसेस आयांश खन्ना बन गई, लेकिन किसी और की जगह लेकर। क्या ये रिश्ता वो निभा पाएगी? ऐसे कई सवाल थे उसके जेहन में। आयांश ने द्रुति की गले में मंगलसूत्र डाला। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूसरी ओर, रात का वक्त था। कड़कड़ाती हवा, वीरान सड़क और मंदिर की टूटी सी सीढ़ियां। उन पर एक लाल साड़ी में सिमटी लड़की खड़ी थी, शिवांगी। उसकी आंखों में डर था, थकान थी, लेकिन सबसे ऊपर उम्मीद थी। उसके पास खड़ा लड़का, जीन्स जैकेट और मोटे बालों वाला, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वंश, आ गया बेबी, चलो अब हमारा नया सफर शुरू, कहते हुए वंश ने उसके हाथ से बैग लिया। लेकिन शिवांगी का बैग वंश ने जैसे ही खोला, उसकी आंखों में गुस्से की लपट सी उठी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े,
ना कोई गहना, ना पैसा, ना कोई दस्तावेज। उसके सपनों की, सोन की मुर्गी, बस 2 कुर्तियां लेकर भागी थी। पर उसने खुद को संभाला, चेहरा फिर से मासूम बनाया, बैग एक और पटक कर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेबी, ये सब तो हम साथ मिलकर कमाएंगे। शिवांगी को कुछ अजीब नहीं लगा, वो तो बस उसका प्यार ढूंढ रही थी। छोटे से किराए के घर में वंश ने उसे चेयर पर बैठाया, फिर बोतल से पानी निकालकर आगे बढ़ाया। शिवांगी ने पानी पीकर हल्की सी मुस्कान दी। वंश, शादी कब करेंगे? उसकी आवाज में डर भी था, भरोसा भी। वंश उसके पास आकर उसकी बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से। जल्द ही बेबी, पहले थोड़ा सेट हो ले, फिर एकदम धूमधाम से। उसके लहजे में झूठ की हल्की सी परत थी, जिसे शिवांगी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी ओर झुकने लगा। शिवांगी एक पल को सहम गई। उसने हाथ हटाकर बोला, मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती। वंश की आंखें एक पल को सख्त हो गईं, चेहरे से मासूमियत गायब, लेकिन फिर से उसने मुस्कान ओढ़ ली। ऑफ कोर्स बेबी, आई रिस्पेक्ट दैट। तुम जैसी हो, मुझे वैसे ही चाहिए। झूठ जो अब आदत बन चुका था। शिवांगी की मासूम नींद में सपने थे, वंश की नींद में लालच का खाका। उसे अब सिर्फ एक मौका चाहिए था, शिवांगी की वफादारी को बेचने का, और अपनी हवस और लालच को आजाद करने का। उसे शिवांगी पर गुस्सा आ रहा था, जो कि उसका चेहरा देख बढ़ता जा रहा था। चैप्टर 18। अब आगे। छोटे से कमरे में पीली मटमैली रोशनी टंगी थी, दीवारों पर सीलन थी और फर्श पर धूल। शिवांगी एक कोने में सहमी सी बैठी थी, और वंश उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आंकता है। वंश बड़े प्यार से बोला, तुम वापस मेंशन चली जाओ, कुछ रहने खाने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी साफ मना करते हुए बोली, मैं मेरी शादी से भाग कर आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारे स्टेटस से 3 की मतलब नहीं है, सिर्फ तुम से है। अब वंश से कंट्रोल नहीं होता, वो अपना मक्ता उतार देता है। तो तुम अपने साथ पैसे भी नहीं लाई, और ऊपर से मुझे छूने नहीं दे रही। वंश का लहजा अब शराफत की चादर उतार चुका था। अब उसे शिवांगी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका मकसद जो पूरा नहीं हुआ। शिवांगी घबरा कर बोली, वंश तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने तो कहा था हम शादी करेंगे। वंश ने गुस्से में उसका जबड़ा जकड़ लिया। शादी? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? तुम क्या सोचती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें बहकाया था, तुमने तो वो भी नहीं दिए, और अब नखरे दिखा रही हो। शिवांगी की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे, दिल सहमा हुआ था। और तभी वंश ने जबरन झुककर शिवांगी को चूमने की कोशिश की। शिवांगी ने डर और गुस्से के मिले जुले भाव में उसे धक्का दिया, लेकिन वंश ने फिर से उसके कंधे कस लिए। टकराव बढ़ता गया, और तभी शिवांगी ने एक पल में साहस जुटाया, पास ही रखे वॉश लोहे के जग जैसा भारी बर्तन को उठाया, और पूरी ताकत से वंश के सिर पर मार दिया। धड़ाम। वंश जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। शिवांगी चीखती हुई कमरे से बाहर निकली। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर अंधेरा, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। शिवांगी नंगे पैर, लाल साड़ी में, आंखों में आंसू और चेहरे पर खरोंच लेकर भाग रही थी। उसका पल्लू पीछे उड़ रहा था, चूड़ियां टूटकर रास्ते में गिर रही थी। पीछे से वंश उसकी तलाश में निकल चुका था। शिवांगी, भागती रहो, लेकिन बच नहीं पाओगी। वंश की आवाज दूर से गूंज रही थी। शिवांगी रोती हुई एक मोड़ पार कर रही थी कि धड़ाम, एक कार अचानक सामने से आई, और शिवांगी उससे टकरा गई। धड़ाम, एक कार अचानक उसकी ओर तेजी से आए और शिवांगी उससे टकरा गई। शरीर एक झटके से हवा में उछला और जमीन से टकराया। चुभती हुई खामोशी सड़क पर पसर गई। कार रुक गई थी। ड्राइवर सीट से एक नौजवान लड़का घबराए कदमों से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। हे भगवान, उसके मुंह से बमुश्किल निकला, किसी को टक्कर मार दी, ये तो लड़की है। वो जल्दी से शिवांगी के पास झुका। शिवांगी के होठों से खून रिस रहा था, माथे पर एक गहरी चोट थी, और उसकी आंखें अधखुली थीं। पर उसकी सांसें अभी चल रही थी, कमजोर सही, लेकिन वो जिंदा थी। तुम ठीक हो? लड़के की आवाज कांप रही थी। उत्तर में सन्नाटा ही मिला। वक्त गंवाए बिना उसने उसे गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर सुला दिया। अपनी हथेलियों से उसकी नब्ज चेक की और तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक और भाव था, बेचैनी।
जिम्मेदारी या शायद कोई छुपा हुआ मकसद। वंश भी आ पहुंचा था। चारों ओर उसकी गुस्से से भरी निगाहें घूमी। शिवांगी, उसने पुकारा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वहां पड़े खून के छींटों और सड़क पर खरोंच के निशान उसे बहुत कुछ कह रहे थे। पर अब शिवांगी उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो कार शहर के बाहरी हिस्से में बने एक विशाल ग्रे मैंशन के सामने आकर रुकी। गेट ऑटोमेटिकली खुल गया था, जैसे ड्राइवर को पहचाना गया हो। कार मेन पोर्च में जाकर रुकी। लड़का बिना किसी देरी के कार से उतरा और फिर शिवांगी को गोद में उठाकर सीधे अंदर की ओर बढ़ा। सवेन सदमे में थे। उन्होंने कभी अपने साहब को इस तरह किसी लड़की को गोद में उठाए नहीं देखा था। घर की संगीन दीवारों के भीतर आज कोई रहस्य सांसें ले रहा था। एक बुजुर्ग नौकर फौरन मोबाइल निकालता है, एक नंबर डायल करता है। मैडम, उसने दबे स्वर में कहा, साहब आज एक लड़की को लेकर आए हैं। फोन की दूसरी ओर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर कॉल कट। दूसरी ओर लंदन के एक शांत इलाके में एक रेशमी पर्दों से ढका कमरा। वह महिला करीब 40 की उम्र, पर उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर सादगी में छुपी खूबसूरती थी। उसने सफेद प्लाजो और हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके हाथ में वही फोन था, पर चेहरे पर उलझन और चिंता का साया छाया था। क्या वो सच में अपना मकसद पूरा करने जा रहा है? उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक दर्द छुपा था और एक दृढ़ संकल्प भी। नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब वक्त आ गया है इंडिया लौटने का। उसने खिड़की से बाहर देखा, जैसे दूर कहीं एक तूफान आने वाला हो और उसे ही उसे रोकना हो। यह महज एक हादसा नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें हर किरदार का अतीत, उसका वर्तमान और उसके फैसले एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। कौन है ये लड़का? क्या मकसद है इसका शिवांगी को बचाने का? चैप्टर 19। अब आगे। ग्रे मैंशन। अंदर आते ही लड़के ने शिवांगी को अपने कमरे के बड़े से पलंग पर सुलाया। उसके माथे पर खून जमने लगा था, सांसें हल्की और अस्थिर थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो उसकी चोटों को और भयावह बना रही थी। वो लड़का घड़ी की सुइयों से तेज भागता हुआ एक टेबल तक गया और इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। डॉक्टर मिश्रा को तुरंत बुलाओ। अभी। आवाज में घबराहट नहीं थी, पर अर्जेंसी थी। जैसे उसने पहले भी ऐसे हालात देखे हों, संभाले हों। जैसे वह जानता हो कि अब क्या करना है। 5 मिनट बाद एक सफेद गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर मेंशन में दाखिल हुआ। हाथ में एक फर्स्ट एड किट और पीछे एक महिला नर्स। सीढ़ियां चढ़ते ही वह सीधा उसी कमरे में पहुंचा। क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा। लड़की की हालत देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। सड़क हादसा अचानक सामने आ गई थी। लड़के ने संक्षेप में जवाब दिया, पर उसकी नजरें एक पल के लिए भी शिवांगी से नहीं हट रही थी। डॉक्टर ने नब्ज चेक की, आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली और फिर नर्स की ओर मुड़ते हुए बोला, बीपी बहुत लो है, सिर पर गहरी चोट है और शरीर में हल्का फ्रैक्चर भी लग रहा है। इन्फेक्शन से पहले साफ कर दो। हल्का सेडेशन देना पड़ेगा। नर्स ने झटपट दवाइयों और पट्टियों का इंतजाम शुरू कर दिया। कमरे का माहौल अब इमरजेंसी वार्ड जैसा हो गया था। लड़का एक कोने में खड़ा था, चुपचाप। उसकी मुठियां भींची हुई थीं, जैसे वो खुद को रोक रहा हो, कुछ कहने से या शायद कुछ महसूस करने से। डॉक्टर ने पट्टियां बांधते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन है? उसने एक पल को सोचा, फिर धीमे से बोला, नहीं। डॉक्टर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे जांच रहा हो कि झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बाद शिवांगी अब भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। जख्मों पर पट्टियां बंध चुकी थीं। डॉक्टर ने फाइल समेटते हुए लड़के से कहा, अभी रिस्क टला नहीं है। जब होश आए, तभी असली खतरा समझ पाएंगे। उसे कुछ याद है या नहीं? अगर ब्लीडिंग इंटरनल रही, तो मैं सब हैंडल कर लूंगा, लड़के ने ठंडी आवाज में कहा। डॉक्टर ने एक लंबी नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर सिर हिलाकर कमरे से चला गया। कमरे में अब सिर्फ वो दो थे, शिवांगी, जो अचेत अवस्था में बिस्तर पर लेटी थी, और वो लड़का, जिसकी आंखों में सवाल भी थे और जवाब भी, लेकिन वो दोनों चुप थे। उसने एक कुर्सी खींची और बिस्तर के पास बैठ गया। धीरे से उसने शिवांगी की उंगलियों को छुआ। तुम्हारी सांसें चलती रहें, बस अभी इतना काफी है, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मेरा हिसाब बाकी है। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, पर इस सन्नाटे में भी एक तूफान दबे पांव दस्तक दे रहा था। दूसरी ओर खन्ना मेंशन आज सचमुच किसी राजमहल जैसा दिख रहा था।
कोने कोने में फूलों की सजावट, दीपों की कतारें और चांदनी रात में चमकती झालरें, जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो अपनी नई बहू के स्वागत के लिए। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थीं। ढोल नगाड़े अब धीमी ताल पर थे, लेकिन माहौल में जोश उतना ही ऊंचा। दरवाजे पर जैसे ही सफेद कार आकर रुकी, चारों तरफ एक सहज सन्नाटा फैल गया। दुल्हन घूंघट में छिपी द्रुति को आहिस्ता से कार से उतारा गया। हाथों में चूड़ियां खनक रही थी, पाँव में पायल की आवाज धीमे धीमे हवाओं से टकरा रही थी। सिर झुकाए हुए, लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन के चेहरे पर किसी की नजर नहीं जा सकी, क्योंकि एक मोटे लाल घूंघट ने सब छिपा रखा था। आयांश कार से उतरकर थोड़ा पीछे हो गया। सानवी बेमन से मौजूद थी। सावी खन्ना थाली लिए आगे आई। थाली में दिया जल रहा था, पास में चावल, हल्दी, रोली और मिठाई। बहू, अब हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, संध्या ने कोमल स्वर में कहा और थाली घुमाते हुए आरती उतारी। द्रुति अब भी चुप धीरे से कदम बढ़ाती है। पहला कदम दाहिने पांव से, सावी ने कहा। द्रुति ने धीमे से कदम बढ़ाया, कलश को पांव से टच किया, वह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। फिर थाली में रखे चावल पर पैर रखा और फर्श पर लाल आलते के छापों की पहली पंक्ति बनती चली गई। अब दूल्हा दुल्हन को पूजा रूम तक लाओ, सावी ने कहा। आयांश ने झिझकते हुए द्रुति का हाथ थामा। उसके छूते ही द्रुति के कंधे तन गए, पर उसने खुद को संभाला। वो जानता नहीं था कि उस घूंघट के पीछे कौन सी उथल पुथल चल रही है। दोनों को पूजा घर में ले जाया गया। वहां कपूर के पंडित ने एक साथ पूजा करवाई, गृह प्रवेश की, नवविवाह सुख की और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। पूजा के बाद द्रुति को पूरे घर की बहुओं की तरह पारंपरिक खन्ना फैमिली की साड़ी दी गई, जिसे उसने तुरंत स्वीकार किया। बहू अब दुल्हन से इस घर की लक्ष्मी बन गई है, सावी खन्ना ने भावुक होकर कहा। द्रुति ने बस धीरे से सिर झुकाया। वो अब तक घूंघट में थी। हर कोई ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि बहू शर्मा रही है, लेकिन द्रुति को डर था जब उसका घूंघट उठेगा तब सावी कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी? सानवी मुंह बना अपने रूम में चली गई। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आयांश का कमरा गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू से भरा हुआ था। हर कोना फूलों की झालर से सजा था। बिस्तर के चारों ओर झूलती सफेद जालदार पर्दे रात की नमी में धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के बीचों बीच फूलों से सजे बिस्तर पर एक सजी धजी दुल्हन बैठी थी, सिर पर गहरा लाल घूंघट। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आयांश भीतर आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन में कई सवालों की गूंज थी। कमरे में घुसते ही उसकी नजर सीधी दुल्हन पर पड़ी, और एक पल के लिए वो ठिठक गया। एक अजीब सा सन्नाटा उसकी आंखों में उतर आया। उसे आशी की कही बात याद आ गई। प्यार करते हो तो कहने का दम भी रखो। वो हल्का मुस्कुराया, फिर अपने को संयमित करता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दुल्हन अब भी चुपचाप बैठी थी, मानो हर सांस थमी हुई हो। आयांश उसके सामने बिस्तर पर बैठा, और फिर एक क्षण ठहरकर उसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने बहुत शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, अचानक से फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। शिवांगी की जगह मंडप पर बैठना। वो एक पल को रुका, फिर उसकी तरफ देखा और घूंघट से छिपे चेहरे की ओर हल्का सा झुका। लेकिन याद रखना, तुम मेरी जिंदगी में किसी की जगह नहीं ले रही हो, बल्कि अपनी एक नई जगह बना रही हो, जो सिर्फ तुम्हारी है। उसके लहजे में कोई बनावट नहीं थी। वो चाहता तो पूरी रात चुप रह सकता था, लेकिन आज वो पहली बार सच में अपने दिल की बात कह रहा था। द्रुति का शरीर हल्का सा कांपा, शायद भावनाओं के दबाव में, शायद कुछ और छुपाने की कोशिश में। आयांश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, तुम्हें समझने का और खुद को समझाने का। हम दोनों की ये शुरुआत अचानक है, लेकिन अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, और वैसे भी मैंने सुना है कि अचानक हुई चीजें जिंदगी में सबसे खूबसूरत मोड़ बनती हैं। द्रुति की उंगलियां एक दूसरे में उलझ रही थीं। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन घूंघट के अंदर उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। आयांश उठ खड़ा हुआ। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस रिश्ते को अपने वो एक दबाव में नहीं, बल्कि अपने मन की इच्छा से हो, और जब तुम देखो मुझे, तो लगे कि इस रिश्ते में सिर्फ समझौता नहीं, भरोसा भी है। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और धीमे से कहा, गुड नाइट मिसेस द्रुति आयांश खन्ना। और फिर एक कश्मकश में डूबा पति उस फूलों से सजे कमरे को पीछे छोड़ते हुए बालकनी की ओर बढ़ गया। द्रुति अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन अब उसकी सांसों में कांपती हुई राहत थी। उसके मन में पहली बार ये सवाल आया, क्या ये रिश्ता झूठ से शुरू होकर भी सच्चा बन सकता है? चैप्टर 20। अब आगे।
कपूर मेंशन। रात के आखिरी पहर में कपूर मेंशन की चहल पहल अब पूरी तरह थम चुकी थी। मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीमी कर दी गई थी, लेकिन माहौल में एक बेचैनी अब भी तैर रही थी, जैसे घर की दीवारें खुद किसी तूफान से जूझ रही हों। ड्राइंग रूम में सब एकत्र थे। सिद्धि, आंखों में सूनापन लिए, सोफे पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनकी साड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए, और चेहरा थकान व शर्म से पीला पड़ा था। उनके पास जमीन पर बैठी थी आशी, जो लगातार उनका हाथ थामे उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। आशी धीमे और सौम्य स्वर में, मम्मी जी, प्लीज, खुद को संभालिए। शिवांगी जहां कहीं भी होगी, ठीक होगी। हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सिद्धि रोते हुए, मैंने उसे माँ बनकर पाला था, आशी, कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगी। अपनी ही शादी के दिन, सबको शर्मिंदा करके चली गई। पास ही खड़े थे संयम, आंखों में आग लिए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। संयम तेज स्वर में, ये लड़की अगर मेरे सामने आ गई न, तो उसे बताऊंगा कि परिवार की इज्जत से बड़ा कोई फैसला नहीं होता। इतनी बड़ी शादी, दो खानदान की इज्जत, और एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिया। सार्थक कमरे के बीचों बीच अपने दोनों हाथ आपस में बांधे खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन आवाज संयत। डैड, अभी गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये बात बाहर न निकले, सार्थक ने कहा। उसने आगे कहना जारी रखा, लोगों की नजरों में शादी शिवांगी से ही हुई है, लेकिन सच तो हम जानते हैं। ये सच जितना छिपा रहेगा उतना ही अच्छा है। उससे पहले हमें शिवांगी को ढूंढना होगा। पास में खड़ा आर्यन फाइलों और फोन कॉल्स के बीच से नजर उठाकर बोला। आर्यन बोला, सर, हमने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हर जगह चेक कर लिया है। होटल्स और उसके सभी सोशल मीडिया ट्रैक भी साफ हैं। शिवांगी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सिद्धि फिर से फूट पड़ी, और संयम ने लाचार होकर सिर घुमा लिया। संयम गुस्से में, पर कब तक छिपाओगे ये सच? आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा। आशी अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में भी चिंता झलक रही थी, पर लहजा शांत था। आशी, अभी ये सच बाहर आया, तो सबसे ज्यादा टूटेगा यांश, और साथ में खन्ना और कपूर परिवार भी। हमें वक्त चाहिए, और अगर शिवांगी सच में किसी मुसीबत में है, तो हमें पहले उसे ढूंढना होगा, उसे सुनना होगा, फिर सजा देना। सिद्धि ने कांपती आवाज में कहा, आशी बेटा, बस एक बार मेरी बेटी मिल जाए, मैं खुद उससे पूछूंगी ऐसा क्या हो गया था जो उसने हमें भी लायक नहीं समझा बताने के। आर्यन ने फोन स्क्रीन देखते हुए कहा, सर, अगर आप कहें तो एक प्राइवेट ट्रैकर लगा देता हूँ। अगर शिवांगी बाहर गई है, तो उसका पासपोर्ट या कोई डिजिटल ट्रेस जरूर मिलेगा। सार्थक ने एक नजर आशी पर डाली, और फिर गहरी आवाज में बोला, करो आर्यन, किसी भी हाल में ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। और अगर शिवांगी हमारे पास लौटे, तो इस बार सिर्फ सवाल नहीं होंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी जगह थम सा गया था। शादी के बाद की शहनाइयों की गूंज अब कसूर, शर्म और अधूरे जवाबों में बदल चुकी थी। अगली सुबह, ग्रे मेंशन, हल्की धूप कमरे की भारी, रॉयल नीले पर्दों के बीच से छनकर अंदर आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्रों की छाया तैर रही थी। कमरे में हल्की सी गुलाब और एंटीसेप्टिक की मिली जुली गंध थी। बिस्तर पर पड़ी शिवांगी की पलकें धीरे धीरे कांपती हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? ये सवाल उसकी सांसों में गूंजता है। कमरे की भव्यता, ऊंची छत, झूमर, बगल की छोटी सी लाइब्रेरी, और सामने एक अजनबी चेहरा, एक शांत, गहरे आंखों वाला लड़का कुर्सी पर बैठा उसे निहार रहा था। वह घबरा कर थोड़ा पीछे हटती है। आप कौन हैं? उसकी आवाज डरी हुई थी, थकी हुई थी। उस लड़के ने कोई हरकत नहीं की, बस एक गिलास में पानी भरकर उसकी ओर बढ़ाया। शिवांगी, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम की जरूरत है। शिवांगी, उसने धीमे से दोहराया, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। चेहरे पर दर्द, उलझन और डर की छाया थी। मैं यहाँ कैसे आई? उसने अपनी धड़कनें तेज होती महसूस की। कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ? वो लड़का वहीं बैठा रहा, एकदम शांत। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो पहले से जानता था कि ये सवाल आएगा। तुम्हें एक हादसा हुआ था, उसने नर्म स्वर में कहा। मैं तुम्हें सड़क किनारे से उठा लाया। बहुत चोट आई थी, डॉक्टर्स ने कहा शायद तुम्हें शॉक की वजह से याददाश्त पर असर पड़ा है। नहीं, शिवांगी की आंखें डबा गईं। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरा नाम, मेरा घर, कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। उसकी सिसकियों ने कमरे की खामोशी तोड़ दी।
वो लड़की जो कल तक किसी की दुनिया थी, आज खुद अपने लिए भी एक अजनबी बन गई थी। लड़का धीरे से खड़ा हुआ और थोड़ा दूर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे वो जानता हो कि ये बस शुरुआत है। तुम आराम करो, उसने कहा। डॉक्टर आज फिर आएगा, और जब तुम तैयार हो, हम बात करेंगे। शिवांगी ने सिर हिलाया। हाँ मैं या नहीं मैं, ये खुद उसे भी नहीं पता था। कमरे से बाहर, वो लड़का बाहर निकला और सीढ़ियां उतरते ही मोबाइल उठाया। हाँ, वो होश में आ गई है, उसने कहा। उधर से आवाज आई। उसे क्या याद है? कुछ भी नहीं, अपने बारे में कुछ भी नहीं। दूसरी ओर कुछ पल की चुप्पी रही। फिर एक और आवाज आई। अब बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। उसे सच बताओगे या उसका इस्तेमाल करोगे? लड़के ने जवाब नहीं दिया। फोन काटकर वो सीढ़ियों पर कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे खुद से एक फैसला लेने की जद्दोजहद कर रहा हो। वो नीचे डाइनिंग एरिया में आ बोला, डॉक्टर अमर को बुलाओ। कहो उसे होश आ गया, और उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। और दूसरी ओर, लंदन का वही घर, वही महिला, उसी गुलाबी साड़ी में, अब एक बैग पैक कर चुकी थी। उसने फ्लाइट की टिकट पर नजर डाली। मैं आ रही हूँ। उसने शीशे में खुद को देखा, उसे बचाने और तुम्हें रोकने।